री ए आई, ये ओ और ये औ। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके अनुनासिक। इसके बाद में 2 नंबर पे है निर्नुनासिक। इसकी परिभाषा आपको नहीं लिखाई ना? नहीं। हाँ, ये लिखा। ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण नाक से न होकर, नाक से न होकर केवल मुख द्वारा होता हो, केवल मुख द्वारा होता हो, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक में जो कौन कौन से आते हैं? एक तो ए, ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और केवल यहाँ पर ए, और ये आई, और ये ओ, और ये केवल और सिंपल 10 आ जाएंगे सब। सिंपल केवल इसमें 10 आएंगे, और यहाँ पर ये चंद्रबिंदु वाले अनुनासिक और बिना चंद्रबिंदु वाले निर्नुनासिक स्वर कराते हैं सब। ठीक है। इसके बाद में आपको हो सकता है कि नई बात पढ़ लो, मेरे से कुछ पढ़ेंगे तो सारा नया ही पढ़ेंगे। आपने आपको कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, आज भी आपको बताता रहूंगा मैं। जिस भी शख्स से जिस भी आप व्याकरणाचार्य से अगर आपने शुद्ध हिंदी व्याकरण पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप ध्यान करते जाएंगे कि कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो, या उनसे कुछ हटके पढ़ रहे हो आप, या उसी लाइन में लाइन मैं मिलाता जा रहा हूँ। इन तमाम चीजों का जोर आपको रखना है। ठीक है। स्टार्ट करने के नीचे आपको लिखना है डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार चारण स्थान के आधार पर, चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। यहाँ लिखना आपको स्वर, क्रम संख्या, और इधर लिखना आपको उच्चारण स्थान। नंबर 1 स्वर नाम है ए और आ। ए और आ का उच्चारण स्थान किससे माना जाएगा? कंठ से, यानी कि गले से उच्चारित होता है। जब भी हम ए और आ जब बोलेंगे तो अपनी स्वर नाक जो है ना वो यहाँ पर गले के अंदर है, यहाँ पर खिंचाव आएगा, दबाव आएगा। यहाँ पर आप यहाँ उंगली लगा करके महसूस कर सकते हो। ए और आ, यहाँ से ए और आ दबाव आएगा, गले से बोला जाएगा इस स्वर। तो गले से बोले जाने के कारण ए और आ का उच्चारण स्थान तुमको पूछ ले तो क्या बताना आपको? कंठ। और कंठ का मतलब क्या होता है? गला। क्या होता है? गला होता है। 2 नंबर पर छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का उच्चारण स्थान है तालु।
तालव्य का मतलब होता है तालु, यानी कि जब भी ई और बड़ी ई को बोलेंगे हमारी जो जीभ है ऊपर कठोर तालु, हमारे मुंह के अंदर दो तालु होते हैं, एक तो होता है कठोर तालु, एक होता है नाजुक तालु होता है। कठोर तालु हमेशा जीभ के ऊपर वाला भाग, जो हमारे ऊपर वाला जबड़ा जो दांत है आपके जो फिक्स है उसके अंदर, एक होता है जीभ के नीचे वाला भाग। देखा ना कभी आपने, एक शीशे में देख रहे जाकर गंजा का आराम से मुंह फाड़ करके मालूम पड़ जाएगा, ठीक। हाँ, तो जब भी ये ई और ई जब बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो ऐसे टाइट हो जाएगी, ऊपर वाले तालु को टच करने के चक्कर में रहेगी, टच नहीं होगी, लेकिन बोलो ई हुआ ना, यानी टच भी नहीं हुई, लेकिन ऊपर जाने के लिए बेबस मजबूर और लाचार बनेंगे जाने के लिए, ठीक है। तो इसी का बोलेंगे छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान को तुमसे पूछ लेता है, क्या बताएंगे? तालु। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तालु, राइट। दो प्रकार के होते हैं, तो कठोर होता है, क्या होता है? नरम होता है। सीधी बात समझ गए? छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या है इसका? पोस्टर होता है क्या? हाँ यस सर। किससे होता है? पोस्टर होता है ना। होठ दोनों मिलेंगे नहीं, लेकिन मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे दोनों। बोलो ऊ ऊ, की बात है ना, की बात है ना। अगर होठ नहीं होते तो क्या बताओ हम दोनों का उच्चारण कर पाते? आप दोनों होठों को पकड़ कर ऊ क्या करके बोल के दिखा दो मेरे को, क्या बोल पाते हम इसको? बिल्कुल नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते ना आप। ये ऐसा छोटी ली और ये बड़ी ली, एक पोस्ट का मतलब तो होठ हो गया, और इसका है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब नाक से, मूर्धा से। कभी बताइए था आपको, नासिक नासिक नाक से बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो री, क्या हो जाएगा? री। री किससे बोला गया? नाक से बोला जा रहा है। कई बच्चे नाक से होता है ना, जैसे फिलहाल मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर री का उच्चारण स्थान क्या रहेगा बताओ? बोलो मूर्धन्य। मूर्धन्य बोले तो ठीक है। सवाल है क्या? कोई सवाल नहीं, बोलना सब आप बताओ। मूर्धन्य होता है नाक से उच्चारित होने वाले, ठीक। जैसे नाक से जो भी स्वर उच्चारित होगा, जैसे बोला ना उनासिक बिंदु नासिक, ये मूर्धन्य है, ठीक। हाँ, इसके अलावा नंबर 5 पे ए और आई का उच्चारण स्थान पूछे आपसे, तो आपको बताना कंठ तालु। ए और आई, ए और आई, जब भी इन दोनों स्वर को उच्चारण करेंगे तो गले के साथ साथ में ऊपर कठोर तालु का भी प्रयोग किया जाएगा। जीभ टच नहीं होगी, बट बेबस लाचार है। बोलो ए आई, यहाँ भी दबाव आ रहा है और ऊपर भी जीभ चिपकने के चक्कर में है, ठीक। इसके बाद में नंबर 6 पर ओ और औ जो है उसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो रहेगा कंठोष्ठ। कंठ यानी कि ओष्ठ, गले से, और ओष्ठ माने होठों से बोले जाएंगे ओ औ, ठीक है। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान ये रहेगा। अब ये उच्चारण स्थान किसके आधार पर आपको बताना है? डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार। ये हिंदी के व्याकरणाचार्य है साहब, डॉक्टर हरदेव बाहरी, जिसका हिंदी व्याकरण चलता है, ठीक। आपको भी पता नहीं है कि कौन सा व्याकरण किसका चल रहा है, ठीक है ना। आपको अभी कुएं के मेंढक हो, समुद्र के मेंढक जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सा विचारक अच्छा है, कौन सा विचारक झूठा है, तो कौन सा विचारक सच्चा है। ये बात तो आप जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे मेरे पास में पढ़ते जाओगे, तमाम प्रकार के रहस्य जो होंगे व्याकरण से संबंधित, तो तमाम पत्ते मैं खोलने वाला हूँ। एक दिन तो नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन एक दिन में सारे खोल पाऊंगा ये बात, ठीक। धीरे धीरे हम कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। स्वर का मामला खत्म हो गया,
बताओ, किसी स्वर से संबंधित को सवाल करना है तो पूछ सकता है, बताओ है कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़ूं मैं? 2 नंबर पे लिखो तो व्यंजन। ये वर्णों को 2 भागों में बांटा ना, एक स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर खत्म हो गए, व्यंजन चलेंगे। जुड़ो ना। अभी देखिए मैंने मोबाइल को रीसेट मार दिया तो मैं उसके अंदर डाल नहीं रहा, ठीक, तो इसलिए हो सकता है कुछ नहीं आ रहे होंगे। मैं कल परसों मैंने रीसेट मारा तभी वो सेट नहीं हुआ है मोबाइल, ठीक। कुछ चीज़ें हैं वो चल गई मेरे पास से, तो गूगल वगैरह का या उसके ऊपर मैं जो अपनी आईडी उसकी मेल आईडी उसको लेकर के अभी सर्च कर रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ। मैं मेरे को चलाना कम ही आता है मोबाइल पे, वैसे चलाता नहीं हूँ, ठीक। ज़्यादा तो मैं बोर्ड चलाता हूँ, तो बोर्ड पे ज़्यादा ज्ञान है मेरे को, मोबाइल पर कम ही रहता है। आपको भी ध्यान इसी पे रखना अभी तक। वो जैसे भी अपडेट होगा उसमें क्वेश्चन आने में शुरू होगा तब तक आए क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हैं वहाँ पर, आराम से सोल्व को डेली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। 0 से रख जाओ वहाँ पर, फर्स्ट से रख जाओ, सारे क्वेश्चन क्रम से आएगा आपको जो भी पढ़ेंगे। स्वर के डालेंगे तो स्वर का मिलेगा, उसमें लगभग 20-30-50 क्वेश्चन स्वर के मिलेंगे आपको, ठीक। व्यंजन के तो व्यंजन के आएंगे सारे, संधि पढ़ोगे संधि के आएंगे सारे, समास पढ़ोगे समास के डाला के डाला केंद्र के डाला के सारे सारे आराम से सोल्व करें, आपको मस्ती से रखो पढ़ा दो। तो व्यंजन की परिभाषा आशिमा टेलीग्राम अगर मैं मोहन बैच इन क्लासेस का ये करो आई देखो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होता हो, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होता हो उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जब हम दूसरे के अधीन पराधीन जब रहेंगे तो हम एक तरह से गुलाम कहलाएंगे। तो बताओ व्यंजन क्या अपने आप में स्वतंत्र होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो स्वतंत्र कौन होते हैं बताओ? स्वर होंगे साहब। कौन से होंगे? स्वर होंगे। क्या व्यंजन अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं बताओ? ये परिपूर्ण भी नहीं है ना, सीधी बात। फोटो पे निकल के आगे नीचे स्टार बना के लिखेंगे व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन परिपूर्ण भी नहीं होते हैं। व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता लेते हैं। सदैव स्वरों की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन सदैव किसकी सहायता लेते हैं? क्या व्यंजन अपने आप में परिपूर्ण होते हैं? नहीं। क्या व्यंजन स्वतंत्र होते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं होते सर। ठीक है। क्या स्वर किसी दूसरे व्यंजन की सहायता लेता है? नहीं लेता। स्वर क्या स्वर कभी किसी अन्य स्वर की सहायता लेता है? नहीं लेता। स्वर क्या सदैव स्वतंत्र होता है? क्या होता है? स्वर सदैव
परिपूर्ण होता है क्या? होता है। चीजें आपको याद रखना, ठीक है? बिल्कुल सही। इन व्यंजनों को पांच वर्गों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्णों में विभाजित किया जाता है। कॉपी बंद, आराम से देखना। हमने कहा दोस्तों कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। पहली बार काम की बात की तुमने कसम से, ठीक? बधाई के पात्रों सारे आप ध्यान बहुत कम देते हो। मैं पूछता कुछ बता दो, तुम पूछो, ये लापरवाही का नतीजा है जनाब। अगर आप घर पे जाके पढ़ते हो निश्चित रूप से अगले दिन सही जवाब देंगे आप। तो यहाँ से पढ़े, घर पे जाके कॉपी डाल दी, वहां से उठ के मुंह धोया, देखते हो तो देखिएगा वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसा हिंदी हल्के में मत लेना इस चीज को। तो अगर तुम ये बात सोच रहे हिंदी बड़ी हल्की है, ना, हिंदी है तो बिंदी लगा देती है, और बिंदी से जगह नहीं लगी तो तुम्हारी हिंदी हो जाएगी, उल्टी हिंदी हो जाएगी। तो मुहावरा मिलता है ना, हिंदी होना बेइज्जती होना है। मैं तुम नहीं बोलते यार हमारी हिंदी करवा दी तुमने, यानी कि बेइज्जती करवा दी, तो आप ये क्यों कर रहे हो? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सदैव मेहनत के बल के ऊपर आपको जीना है, परिश्रम करना है और पसीना आपको बहाना है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जो पानी से जो नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से जो नहाता है एक दिन वो इतिहास बदलता है, एक दिन वो इतिहास बदलता है। तो अपने को बदलना क्या है? इतिहास बदलना है। अगर आप इतिहास बदलना है तो पसीने आपको निकालना पड़ेगा। आप कभी से पसीने से बैठे बैठे वैसे ही आ रहे हैं हमारे, ये तरीका नहीं है। एक कुछ शारीरिक और प्राकृतिक ये आपदा है। तो मेहनत करनी है आपको। मेहनत दो तरीके से होती है, एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक होती है। अब अपने को यहाँ परीक्षा में शारीरिक की जरूरत नहीं है, अपने को मानसिक जरूरत है। फिजिकली फिट तो तुम वैसे ही हो सारे, तो अपने को मानसिक रूप से आपको तैयार होना है। एग्जाम में वो दिखाना है आपको मानसिक रूप से। अगर जो बच्चा मानसिक रूप से डेली कसरत कर रहा है, निश्चित रूप से वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कलाम साहब ने कहा होगा, अलग अलग लोगों की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जितने सफल लोग होते हैं आप उनकी कहानी पढ़ा करो, ऐसे लोगों की कहानी मत पढ़ा करो। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं आपके पास, हो सकता है आसपास बैठे हो आपके। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक? कुछ लोग नेगेटिव होते हैं जो आप कोई भी काम करोगे ना तो कोई नहीं सकता काम, नहीं होगा ऐसे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप कोई भी काम कर लो, ये नहीं काम करना, हाँ चल अभी चलते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। अब तुम्हें देखना है कि आपके जो दोस्त होते हैं, क्या आपके पास पॉजिटिव लोग बैठे, क्या आपके पास नेगेटिव लोग बैठे, या आपको आपको डाटा नहीं डाल रहा हूँ मैं, या आपको सावधान कर रहा हूँ इस बात के लिए। जैसी संगत में बैठोगे वैसे रंगत तुम्हारे पास जरूर आ जाएगी सर। अगर आप अच्छे इंसान के पास बैठे हो, मेहनती व्यक्ति के पास बैठे हो, होशियार बच्चे के पास बैठे हो, इसमें स्वाभाविक है वो गुण तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे। आलसी लोगों के पास बैठोगे, मंद बुद्धि लोगों के पास तुम बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मंद बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारी संगत कैसी है, तुम कैसे व्यक्ति के पास बैठते हो, कैसी तुम्हारी संगत है, तुम कैसे ग्रुप में बैठते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, बहुत कुछ तो आपको
केवल पढ़ना इंसान का नहीं होता है। सफलता में बहुत कुछ भागीदारी होती है। सफलता में वातावरण जरूरी है, दोस्ती भी उतनी इम्पोर्टेंट है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं हमारे जो आपको तैरते हुए डुबो देंगे, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो डूबते हुए तैरा देंगे। ठीक कुछ रिश्तेदार में हमारे जनाब यार होते हैं, हाँ, वो भी बार बार फोन करके आपको पूछो जरूर करते होंगे, नहीं आप तो नाला को नौकरी करेंगे क्या, हम हमारे पड़ोस की ननद वो लग गई, हमारी वो फलानी बहू वो लग गई, तुम्हारा नंबर कब आएगा? तो तुम्हारा नंबर जब आएगा जब उनसे तुम कट हो जाओगे एक दिन। आप कट का मतलब ये नहीं कि मुर्गे बंद कर दो। कुछ महिलाएं इतनी खाली होती है कि दिन में 12 घंटे में 24 घंटे तो फोन उनके पास रखता उनका, हमने ये कर लिया वो कर लिया, अपने पर ध्यान नहीं है और किसी पे ध्यान होता है। देखो बहुत बड़ी शायरी बात की है, वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना रिश्तेदार होता है। तू अपने दिल की कोई बात ना कहना तू भूले से, तू अपने दिल की कोई बात ना कहना तू भूले से। यहाँ खत भी थोड़ी सी देर में अखबार होता है, यहाँ खत भी थोड़ी सी देर में अखबार होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इसका तीर जब चलेगा वहां से सीधा हमारी छाती के अंदर लगेगा। ठीक, तो अपने दिल की बात कोई भी अगर आपको प्लान तैयार कर रहे हो बताना मत किसी को, लेकिन तुम भी निकल में नालायक, तुम भी पक्का अपने दोस्तों को बताओगे कि हाँ यार ये काम कर रहा हूँ, वो 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8 में चले जाएगी और तुम्हारा जो प्लान जो तुमने बनाया वो सारा ध्वस्त हो जाएगा, ढह जाएगा। मिट्टी का घर बना रहे हो तो जल्दी गिर जाएगा। राई का पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो जो जिसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, आगे तो पढ़ो। हमने कहा कि इन व्यंजनों को हमने किन में बांटा? नंबर 1 तो किन बांटा, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर पुष्प वर्ग में बांटा। 5 वर्ग क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होगी, क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वर्ग बोलेंगे। हिंदी भाषा में कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनके नाम क्या है? कैवर्ग, जयवर्ग, कैवर्ग, कैवर्ग हो गए, ये 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग अलग रहेगा, अलग रहेगा। ये आप एक सरकार आते हैं ना सर, ये हालत आप एक्सेप्ट करेंगे। अब इनमें प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण हो गए बताओ? तो वर्ग में टोटल मतलब कितने हो गए भाई? 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 क्या हो गए? वर्ण हो गए। 5 गुणा में 5 कितने हो गए? और यही 25 व्यंजन को हम क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे इनको? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? जो कि यहाँ से आपको कै कबूतर से लेकर के आपको मच्छी तक जाना है। राइट है। हिंदी भाषा में कुल वर्ग कितने हैं? 5। हिंदी भाषा में कुल वर्ग कितने हैं? नाम क्या है उनके? प्रत्येक वर्ग में कुल वर्ग कितने हैं? 5 गुणा में 5 कितने? 25 व्यंजनों को क्या बोलेंगे? कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे? इधर बात समझ में आ गई? उसके बाद में अंतस्थ वर्ण होते हैं जो होते हैं 4। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, 4 पर क्या हो गए? वे। कितने हो गए? उसके बाद पुष्प वर्ण कितने होते हैं? 4। नंबर 1 श, 2 नंबर पर स, 3 नंबर पर स और 4 पर क्या हो गए? है। तो यहाँ पर 25 तो ये हो गए, प्लस में 4 हो गए, प्लस में 4 हो गए। मैं बार बार कहता हूँ मेरा बड़ा कमजोर है, मेरा वास्तव में कमजोर है। तो यहाँ पर ये 25 कौन से व्यंजन? इस 5 में 4 कौन से? 4 कौन से? और 25 और 8 कितने? तो कुल व्यंजन कितने? 33 और प्लस में 11 क्या हो गए? 44 क्या हो गए? मूल वर्ण हो गए। शाबाश, कितने हो गए? और कुल वर्ण कितने हो गए? 48, 53, 44 कुल वर्ण कितने?
वर्ण कितने? विशिष्ट व्यंजन कितने? एक। पूरी देख लो, एक ही रखा है। विशिष्ट व्यंजन कितने? एक। कुल वर्ण कितने? 53। मूल वर्ण कितने? 44। मूल वर्ण कितने? 44। कुल स्वर कितने? 11। मूल स्वर कितने? 4। कितने बस में मारी क्या रही? 48 कंफ्यूज कर दिया। 48 किसी का भी आंसर नहीं है। अगर आप इसमें जोड़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा 48 को। अगर आप इसके अंदर में 4 संयुक्त अक्षर और जोड़ दूंगा तो फिर आपने कितना बन जाएंगे? ये 44 और 4 कितने बन जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अगर संयुक्त अक्षर सहित पूछ गया तो कितने बात समझ में आई? कितने बात समझ में आई? ये बताओ। तो दिक्कत है किसी को? कोई समस्या नहीं है? लिखवा दूं? सर ये कंफ्यूज है। ये आप बता रहे हो ये मूल स्वर और ये कुल व्यंजन। क्या दिमाग की बत्ती भूल नहीं रखना आपको, दिमाग की बत्ती जलाना है। देखो आप लिखवाना सर। भूल लिखवा रखा मैं तो। कहाँ लिखवा रखे हैं? कहाँ लिखो यार? तू कहाँ रहता है? मन तुम्हारा घूम रहा है, तन विराजमान है। मैं कहता हूँ मन मुझे दे दो आप। तो गाना नहीं सुनते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। तुम्हारा मन घूम रहा है पैरों की गलियों में, ये घूम रहा है। तो ये मन है ना मुझे दे दिया बुलाते, तो जाते टाइम में मैं आपको देके जाऊंगा। चिंता मत करो, किसी का मन लेके नहीं जाऊंगा, आपको दे दूंगा कि पकड़ो। ठीक, सारी चीजें लिखा रखी मैं। कल ही बात लिखा है मैंने, कुल व्यंजन 53। तो पोस्ट में लिखा है मैंने विशिष्ट व्यंजन सही। विशिष्ट व्यंजन एक राजस्थानी भाषा का। इधर बात हो गई। मूल वर्ण कितने? 44। 33 प्लस में 11। 33 तो क्या हो गए? व्यंजन। 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। नोट हो गया? सारी चीज लिखा हुआ है। एक छोटी में क्यों? तो लिखो आप फोटो खींच रहे थे फोन में। वर्ग मैं दिल्ली क्लास में अंदर लिखवा रखे। लिखो वर्ग। केवल क्या लिखना है? केवल पढ़ ले। नीचे स्टार्ट करना है, मुंह फाड़ना बंद कर देंगे। बोलो। हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां। पंक्तियां में ये सीमा जी ये लिखना। हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां, पंक्तियां बोला है तो ठीक। हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या, जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती हो, 5 होती हो उसे 5 होती हो उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखो। हिंदी भाषा व्याकरण में, हिंदी भाषा व्याकरण में, हिंदी भाषा व्याकरण में कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या 5 होती है। कुल वर्गों की संख्या 5 होती है। जैसे कैवर्ग, जैसे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, टाइवर्ग और पैवर्ग। सबके नीचे हलफ लगा देना। कै च ट त पे के नीचे, कै च ट त पे के नीचे हलफ लगा देना। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग। ठीक है, हो गया। इसकी लिखो, स्टार बनाकर लिखो स्पष्ट व्यंजन। इसके नीचे स्पष्ट व्यंजन।
व्यंजनों की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कोष्टक में लिख देना कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। और देखो स्पर्श व्यंजन कहते भी किसे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, या जो व्यंजन जिनका उच्चारण करेंगे तो जीभ, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत से उच्चारित होते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। चिंता ना करो, अभी लिखाने वाला हूं कौन सा वर्ग किससे बोला जाएगा। राइट, देखो ये यहां तक की कहानी मिटा देता हूं। देखो इधर तो लिखना क्रम संख्या और इधर आपको लिखना है व्यंजन। व्यंजन नहीं, ये यहाँ लिखना वर्ग और यहाँ लिखना व्यंजन और यहाँ लिखना उच्चारण स्थान। खुले खुले लिखेंगे ना आपको, मेरे पर आप इसमें लिख लो 1 2 3 4 5, ऐसे आप पेपर बना लेना आराम से। ये वर्ग का नाम बोले तो क, च, त, त, ये प, पेपर बना लिया आपको शानदार तरीके से, ठीक है ना। अब ऐसे लिख लेना आपको क, ख, और न, ऐसा करना है। उच्चारण स्थान का नाम पूछे तो क का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। गले से बोले जाएंगे सारे व्यंजन, आराम से बोलेगा। अभ्यास कर लेता हूँ बोलने के, यहाँ पर भी मैं पहले देख लो फिर अभ्यास कर लो। ठीक, चरखा, छतरी, जहाज, झंडा और यह, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालम है। टमाटर, ढकेला, डमरू, ढक्कन और ये अण, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। ठीक, तख्ती, धन, गवार, धनुष और नल, इसका उच्चारण स्थान है दंत। पतंग, बल, बकरी, भालू और मछली का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अच्छा ऐसे ही काम करना, लेकिन व्यंजन के अंदर ये क्या लगाई, इसमें क्या लगेगा। शुद्ध के लिए युद्ध करना है, अशुद्ध काम जो करेगा तो अशुद्धि व्याकरण को याद होगा। क्या खास कर काम करती हो पीछे की, तो पीछे करते हो पढ़ने से, आगे कोई भी काम स्मरण नहीं करते हो, पीछे से करते हो तो तुम पीछे जाती हो। मां सरस्वती को आशीर्वाद मिला हुआ है कि अगर तेरे को श्रुता लिखेगा तो उसका शुद्ध दिन आ जाएंगे, और अगर तेरे को कोई उल्टा लिखना शुरू कर देगा तो उसके दिन बुराई से उल्टे हो जाएंगे सब। ये आशीर्वाद है मां सरस्वती का। तो तुम कैसे क्या लिखते हो, तुम्हारा काम है। तो अरे कंठ है भाई, कंठ कोन्या। ये तो वो हालात है जब मैं घूम के देख रहा हूँ। जब उधर से बड़ी शिफ्ट जब 500 बस पढ़ाता था मैं किसके पास जाता, तो वही खड़ा रहता है। बहुत सारे बच्चा सुन लिखता है, तो 2-4 बच्चे से घूमने आ जाता हूँ, कोई
इसमें आपके पास ओष्ठ, हाँ, कंठ, गला, तलक, तालु, मुर्दा, दंत, दांत, ओष्ठ, होठ होते हैं सारे। ठीक, तेरे समझ में आ रहा है? तो शिकायत बताओ किसी को, समझने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। बात अपने स्पष्ट से नहीं क्लियर हो गई? कितने हो गए? 25। कौन कौन से होते हैं? ये कर से 5 होते हैं। बोलेंगे तो गले से देखो, क, ख, ग, घ, न, गले से बोला गया। च, छ, ज, य, ताला में बोला गया। ट, ठ, ड, ढ, अण, मूर्धन्य नाक से बोला गया। त, थ, द, न, जीभ का अगला वाला भाग ऊपर वाले दांतों को पीछे टच कर रहा है। देख लो सुनो को, जीभ का आगे वाला भाग ऊपर वाले दांतों के पीछे टच कर रहा है। बोलो त, ध, 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 न, और पै वर्ग में दोनों होठ मिलने पर, तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि यदि दोनों होठ मिला दिए जाए तो दोनों होठ के मिलाने पर निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण होगा? तो 5 है, इनमें कोई भी आ जाए। या किस वर्ग का उच्चारण होता है? तो वर्ग याद रखो, पै वर्ग में। पै में बोलते हैं पै, दोनों हाथ में पै, है, सीधी बात है। तो बात समझ गए? बताओ, तो दिक्कत थोड़ी। इसके बाद लिखेंगे अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ मैं लिखूंगा अंतस्थ वर्ग लिखूंगा। अंतस्थ वर्णों की संख्या, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? बताओ। अंतस्थ, बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, ये ऐसे था, ये अंतस्थ। हो गया? ये संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यंजन है जिसका नीचे का होठ काट दिया जाए तो उसका उच्चारण नहीं होगा? इसका रीड के एग्जाम में पूछता था सवाल कि यदि नीचे का होठ काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते? तो आप आराम से पकड़ लो और पकड़ के फिर मुझे वह बोल के दिखाते हो। बोला जाएगा ना? सवाल घुमा के पूछ सकता है, प्रैक्टिकली कर लो कि यदि नीचे का होठ ऊपर वाले दांत को टच करता हो तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण होगा? क्या बोले इसको? व। क्या बोले इसको? व। क्या बोले इसको? व। यह अच्छा नहीं, र कोई टच नहीं, ल कोई टच नहीं, लेकिन व बोला तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांत को टच कर रहा है। नोट में कोई बात करके नीचे अरे अंतस्थ माने 4 है, य, र, ल, व, सबके नीचे अलग लगा हुआ है। ठीक है, देखो नोट करो नीचे, नोट व वर्ण का उच्चारण है, व वर्ण का उच्चारण नीचे वाले होठ, नीचे वाले होठ ऊपर वाले धातु को ऊपर वाले धातु को स्पर्श करके होता है। होता है
इसलिए इसका उच्चारण स्थान, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ये लिखा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अब तुमसे पूछ लेता कि बताओ दंतोष्ठ में कौन सा व्यंजन वर्ण आता है? व। इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं वकारस्य दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे? वकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि वकारस्य मतलब व, वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकारस्य में क्या गया? व आया है, इस कारण इसको क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ बोलेंगे। जिनका उच्चारण निचले वाले होठ और ऊपर वाले धातु को टच करने से होता है, एकमात्र व्यंजन है। ठीक है, देखो ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णों की संख्या, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है। नंबर 1 क्या बोला जाएगा? श, सनी श, सनी श। 2 नंबर पे क्या बोला जाएगा? सह। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? सह। अलग अलग बोलने की, ठीक है? तुम बोलते सह 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 तीन बोल देते हो। बोलो शंकर, बोलो शक्कर, बोलो संधे। ये तो लिखा मैंने संधे, और ये लिखा तुमने शंकर, और ये लिखा मैंने शंकर। इसको क्या बोलेंगे? संधे। क्या बोलेंगे? शंकर। इसको बोलेंगे निशंक। लेकिन तुम गधे घोड़े सबको एक रखते हो, पहचान नहीं करते। कई बार सवाल पूछ लेता है कि सेट का सही क्रम बताओ। सही क्रम दिया है, पहले दुआ वाला सेट, बाद में षटकोण सेट, इसको पेट पार्ट सेट बोलते हैं, इसको चीरा वाला सेट बोलते हैं इसको, और बाद में सेट सलेट वाला। बात है तो मालूम क्या है? संख्या 4 होती है, श, से है। ठीक है, इसके बाद लिखो नीचे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर की संख्या, संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होती है। ये संख्या 4 होती है। नंबर 1 पर अक्षर ऐसे लिखना मेरी तरह, क, य और ये स्र। सुने ना आराम से, इनका कई बार विच्छेद पूछ लिया जाता है आपसे। अक्षर का विच्छेद करेंगे तो अपने को ये क और प्राथमिक आएगा श है। अगर यहाँ हलंत लगाते हो तो इसके पीछे आपको ए लिखना पड़ेगा। हलंत नहीं लगाते हो तो केवल अपने को ये लिखना है। अगर आपको स्वर दिखाना है तो हलंत लगाओ, नहीं तो खत्म हो रहा है। इसका विच्छेद की बात करूं तो मैं तय और ये रैक के योग से त्रय बनता है। प्लस में यहाँ पर शिवाजी किधर देख लो, और फिर आपको इधर से एक दूसरा तरीका आपका तय प्लस में व्यायाम करना है। अगर स्वर बाहर निकालना है तो उसको अलग लगाओ, वरना से जय की बात करें तो ये 2 वर्णों से जय और इससे के और प्लस में ऐसे बनता है, राइट? अगर इसको खत्म करना आपको एक तरीका के बाद जय और ये, हाँ नहीं ना,
प्लीज कंप्लीट करो आप खोल के नीचे। और क्या नहीं जाने की मौका क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैम चलो सीमा जी ने पहले कर दे दो आज में से पूरे लाला आप सबसे बात कर रहे हैं। मैंने कम नहीं सकते बस आप हो गया ठीक हो। सीट लेना कल नहीं रह आज जल्दी कम बताओ मैडम वेट कर रही है बाहर। ये चीज है इसको कल दोबारा मत करना चलो आप निकलो ये काम ठीक है 4 हो गए जाने का 6 का मतलब 5 हो जाएंगे ये 6 का मतलब है ये आता है अगर नहीं चलेगा तो हो 4 जाएगी ना तो वो यारी मैम दा यारी मैम एलेगने दांदने ना समझ लेते जा सामने भाषा इसलिए समझ इसमें हंसने वाली हरियाणा बात की क्या भाषा है? है हरियाणा के कहां से हो हरियाणा से अमन क्यों से कहां से हो हरियाणा से जीन की कितने होते हैं अपनी मूल्य को सीधे जाके सब लेते जाएंगे। वो रेस्टोरेंट में लेते जाएंगे। रजिस्टर मारो हुआ